आज का आपका प्रश्न है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका शरीर की वृद्धि तथा विकास, ऑप्शन बी है आपका ऊर्जा प्रदान करना, और ऑप्शन सी है आपका अस्थि निर्माण करना, और ऑप्शन डी है आपका हृदय गति सामान्य रखना। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या है, कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो आज का आपका प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। एबीसीडी में जो ऑप्शन सही हो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। प्रश्न फिर से सुनिएगा कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। पहला ऑप्शन है आपका बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है आपका विवाह की अनिवार्यता, तीसरा ऑप्शन है आपका पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, और डी ऑप्शन है आपका यह सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। कौन सा है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाल विवाह भी जिम्मेदार है, विवाह की अनिवार्यता भी जिम्मेदार है, और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना भी जिम्मेदार है जनसंख्या वृद्धि के कारणों में। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया। बताइए जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है। ऑप्शन ए है आपका माल्थस, यहां पर माल्यस लिख गया है लेकिन यहां पर माल्थस होगा, वो आप ठीक कर लीजिएगा, था बनेगा या की जगह। और बी ऑप्शन है एड्यूमा, सी है आपका दुर्खिम, डी है कार्ल मार्क्स। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ड्यूमा ने किया है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। ऑप्शन ए है आपका जन्म और मृत्यु दर, बी है आपका देशांतर की दिशा, और सी ऑप्शन है आपका लिंग अनुपात, डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरे का दूसरा ऑप्शन भी सही है, देशांतर की दिशा भी प्रभाव डालती है, लिंग का अनुपात भी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तीसरे में। क्लियर है आपको? इसका तीसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। ऑप्शन ए है आपका एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, या ऑप्शन बी कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, या ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है। सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है चौथे का। तो एडविन कैनन रॉबिन्सन, कार्ल सैंडर्स एवं डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक है। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा, किन मानकों के द्वारा, किन आधार पर जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है।
ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन जन्म दर के द्वारा, बी है मृत्यु दर के द्वारा, सी है आपका ऑप्शन देशांतर गमन के द्वारा, डी है आपका ऑप्शन उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका अगर आपने पिछला प्रश्न सही से किया है, पिछले का पिछला। बताइए, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का कराएगी। अगला प्रश्न है आपका, माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। मतलब इसका प्रश्न का अर्थ है कि किस अन्य नाम से जाना जाता है माल्थीसियन नियंत्रण को। बताइए, निवारणात्मक नियंत्रण या सकारात्मक नियंत्रण या परिवार नियोजन से आगे या विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा क्या कहा जाता है, बताइए। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा? बी, सकारात्मक नियंत्रण को। क्लियर है आपको? सकारात्मक नियंत्रण कहा जाता है। तो जनसंख्या सिद्धांत को माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रस्तुत किया और कहा कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर रूप में ज्यामितीय होती है, किंतु संसाधनों में वृद्धि अंगगणितीय रूप से अधिक नहीं होती है। अतः अनिवार्यता वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों की अपर्याप्तता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, यह डिफिनीशन हो सकता है आपको कठिन लग रही हो, लेकिन जब आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीजें, इनमें से कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आप परीक्षा में ये प्रश्न सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो पढ़ना जरूरी है ना। हर चीज रटी नहीं जा सकती, हर चीज समझी नहीं जा सकती, हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन हर चीज को जब बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। ये आप सदैव ध्यान रखिए। कोई भी चीज देखकर आप घबराइए नहीं। तो इस नियंत्रण के दो रूप में कार्य करता है। ये नियंत्रण कितने रूप में कार्य करता है? दो रूप में कार्य करता है। एक है आपका सकारात्मक नियंत्रण। इसमें बीमारी, भूख, बाढ़, अकाल, युद्ध आदि के कारण मृत्यु को सम्मिलित किया गया है। निरोधात्मक नियंत्रण क्या होता है? इसमें विलंब विवाह, ब्रह्मचर्य, परिवार नियोजन आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? ए ऑप्शन है आपका अप्रवासन, बी है प्रजननता में लगातार कमी, सी है श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, या डी ऑप्शन जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। अगला प्रश्न है आपका आठवां, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? बताइए, 2 स्तरों से या 4 स्तरों से या 3 स्तरों से या 5 स्तरों से? अगर आपको कोई भी प्रश्न कठिन लग रहा हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा, जिससे आपका एक एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। अगर आप गरिमा बैच से जुड़ेंगे तो आपको कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बताइए, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? ऑप्शन ए 2 स्तरों से, बी 4 स्तरों से, सी 3 स्तरों से, डी 5 स्तरों से। बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
5 स्तरों से होकर गुजरती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? बताइए। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका माल्थस और के डेविस के द्वारा, या के डेविस और मूरे से, या माल्थस और के मार्क्स से, या ऑप्शन डी माल्थस और थॉमसन से। तो देखिए 3 नामों में माल्थस है ना, और एक नाम में माल्थस नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बी ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता है ना। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो वो तीसरा कौन सा सही ऑप्शन है आपका? 90 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, माल्थस और के मार्क्स। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? बताइए। माल्थस है, या सैडलर है, या स्पेंसर है, या दुर्खिम है? बताइए। यहां पर दुर्खिम होगा, दुखम नहीं होगा, दुर्खिम होगा। क्लियर है आपको? दुर्खिम आप नाम ये रट चुके होंगे, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। दुर्खिम होता है। क्लियर है आपको? क्या होता है? दुर्खिम होता है। क्लियर है आपको? तो यहां पर दुर्खिम होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, दुखम नहीं होगा। बताइए, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, दुर्खिम ही संबंधित है। क्लियर है आपको? डी दुर्खिम संबंधित है। तो दुर्खिम के यहां पर देखिए सही नाम लिखा है, यही सही नाम है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार क्या है? श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। क्लियर है आपको? इसके अनुसार क्या होता है? जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। देखिए अब आपका एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है, तो आपको अपनी पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जैसे तैसे पढ़ रहे थे, मन होता तो पढ़ लेते थे, लेकिन अब आपको चीजें कंठस्थ करनी चाहिए। तो उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई में कुछ बदलाव लाइएगा जरूर। क्लियर है आपको? जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। स्पेंसर से, या माल्थस से, या ड्यूमा से, या डेविस से? बताइए। मैं आपको बीच बीच में मूल मंत्र देता रहूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई को और निखार सकें। तो लगातार मॉक टेस्ट करते रहिए, ये आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में। और कोशिश किया करिए इन मॉक टेस्ट को दोबारा बार बार देखिए, ताकि ये प्रश्न आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएं। तो प्रश्न है आपका, जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। स्पेंसर से है, या माल्थस से है, या ड्यूमा से है, या डेविस से है? तो बताइए। गरिमा बैच में जो भी नए लोग जुड़ेंगे तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण वाला टॉपिक मैं उन्हें पुनः पढ़ाऊंगा, तो आपको इसका पूरा रिवीजन मिलेगा। बताइए, जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किससे संबंधित है? स्पेंसर से, या माल्थस से, या ड्यूमा से, या डेविस से? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, स्पेंसर से संबंधित है। क्लियर है आपको? किससे संबंधित है? स्पेंसर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्लियर आपको? किसमें किया है? कौन सी किताब में? द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। बताइए क्या बताती है? भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार, या ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, या शहरी संपन्नता का विस्तार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। बताइए क्या बताती है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 12वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है, ग्रामीण गरीबी का स्तर। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या शिक्षा में
निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? बताइए। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है आपका शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, या ऑप्शन बी आपका जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, या ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, या ऑप्शन डी जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? बताइए 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, इस पर नहीं केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। तो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है आपका। ऑप्शन ए है आपका स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब दोनों चीजें स्थिर हैं, या बढ़ती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, अर्थात कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, या घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, मतलब जन्म दर तो घट रही है पर मृत्यु दर बढ़ रही है, या ऑप्शन डी स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। तो जिसमें जनसंख्या स्थायी रहेगी उस प्रक्रिया का चयन करना है आपको। बताइए। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्प्रवास संबंधित है। बताइए उत्प्रवास किससे संबंधित है? 15वां प्रश्न है आपका, ए ऑप्शन जनसंख्या से, बी ग्रामों से, सी नगरों से, डी उपयुक्त सभी से। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्प्रवास किससे संबंधित है? देखिए उत्प्रवास क्या होता है? अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति क्या कहलाती है? उत्प्रवास कहलाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अब तो आप सही बता रहे होंगे, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई इतना तो किया करिए, काफी मेहनत लगती है आपके लिए मेहनत करने में, है ना? तो मेहनत आप भी करते रहिए क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, किसी भी दिन आपकी डेट आ सकती है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? बताइए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन ए है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी है अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, सी है आपका यूनेस्को, और डी है ए और बी दोनों। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए भी सही है, वो बी भी सही है। तो इसका अर्थ हुआ कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष दोनों सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को विभाजन से संबद्ध बताया है? बताइए निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या को विभाजन से संबद्ध बताया है? जनसंख्या घनत्व को विभाजन से संबद्ध बताया। बताइए ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, या बी एडम स्मिथ, या सी दुर्खिम, या डी मैक्स वेबर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हाँ 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व को विभाजन से संबंध किसने बताया है? दुर्खिम ने। क्लियर है आपको? दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था, सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थीं, इससे समाज के अंगों के कार्य सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी, इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी।
क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दुर्खिम का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है रूस, सी है चीन और डी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 18 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 18 का। क्लियर है आपको? चीन की जनसंख्या अभी वर्तमान में सबसे अधिक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। उसके बाद भारत, तब संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। क्लियर है आपको? चीन में विश्व की जनसंख्या का 18.72% एवं भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे और हर हाल में बनेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को क्या कहते हैं? बताइए। 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को क्या कहते हैं? क्या ग्रामीण कहते हैं, या नगरीय कहते हैं, या जनजातीय कहते हैं, या ग्रामीण नगरीय कहते हैं? बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को ग्रामीण कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? बताइए। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में निम्न में से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है आपका मृत्यु दर, बी है प्रजनन दर, सी है आयु घटक और डी है आपका यौन घटक। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, आयु घटक। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने वर्गीकृत किया है? बताइए। ऑप्शन है आपके ए रीजले, बी है बीएस गुहा और सी है आपका क्रोबर और डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने वर्गीकृत किया है? देखिए, वीडियो बीच में छोड़कर जाने वाले कभी भी सफल नहीं होते। तो अगर आपको सफलता की चाहत है, आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मन से बैठा करिए और पूरा वीडियो अंत तक देखा करिए, है ना? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 का? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ठीक है, बीएस गुहा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बीएस गुहा ने क्या किया है कि भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में उन्होंने वर्गीकृत किया है। अब 6 व्यापक समूह कौन है मैं आपको वो बताया देता हूं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। एक तो निग्रेटो है, दूसरा है आद्य ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मंगोलाइड और फिर चौथा है आपका पूर्व मंगोलाइड, फिर पांचवा है आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां और छठा है आपका नार्डिक प्रजाति। तो इन 6 भागों में विभाजित किया है किसने? बीएस गुहा ने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? बताइए। किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए है आपका 2030, बी है 2040, सी है आपका 2050 और डी है आपका 2060। देखिए, भारत अभी एक युवा देश है, औसत जनसंख्या 30 के आसपास है, तो वो काफी अच्छी बात है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब यही सभी युवा लोग वृद्ध होंगे, तब क्या होगा? तब भारत पे संकट छाएगा, क्योंकि वहां पर जवानी नहीं बची होगी, अधिक बुढ़ापा होगा। तो प्रश्न आपका है, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? 2030, 10 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आपको? अभी तो 8 वर्ष ही बचे हैं, 2030।
अगला प्रश्न है आपका, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से परीक्षा में पढ़ने होंगे, तभी आप सही से कर पाएंगे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाती है परीक्षा में अगर हम ध्यान से प्रश्नों को ना पढ़ें। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कि प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए। युवा उम्र निर्भरता कहलाता है, या जरा उम्र निर्भरता कहलाता है, या जरण सूचकांक कहलाता है, या निर्भरता अनुपात कहलाता है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसे जरण सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जरण सूचकांक। क्लियर है आपको? तो एजिंग इंडेक्स यानी कि इंग्लिश में इसको एजिंग इंडेक्स कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हिंदी में जरण सूचकांक कहते हैं। एक विशिष्ट आबादी में 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रति 100 व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को संदर्भित करता है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहां तैयार और स्वीकार किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए है आपका मैक्सिको सम्मेलन, बी है बुखारेस्ट सम्मेलन, सी है आपका काहिला सम्मेलन और डी है आपका कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहां तैयार और स्वीकार किया गया था? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बुखारेस्ट सम्मेलन। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो तीसरे विश्व जनसंख्या सम्मेलन 19 से 30 अगस्त 1974 में हुआ था। यह बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित हुआ था। क्लियर है आपको? यहां पर 135 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। बताइए किससे संबंध है? भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आपका महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, बी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, या ऑप्शन सी है आपका प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से या जनगणना से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से है। इसको शॉर्ट में एसआरएस भी कहते हैं। क्लियर है आपको? यह प्रणाली राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन एवं शिशु मृत्यु दर आदि संकेतों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमानों को उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने का जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि हर टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में, ये मेरा पूरा अनुमान है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज्यादा योगदान करता है? बताइए कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज्यादा योगदान करता है? तो बहुत ही आसान उत्तर है इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे इसका। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 26 का? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछी है यहां पर, ठीक है। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पूछी है ना। तो यहां पर जो दशकीय वृद्धि सबसे सर्वाधिक 2011 में किसकी थी? बिहार की थी। क्लियर है आपको? आप में से बहुत से लोगों ने उत्तर प्रदेश को सही माना होगा, पर प्रश्न में यही ट्विस्ट था। इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन बिहार बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 27.95% थी। क्लियर है आपको?
ठीक है, तो इन ऑप्शनों के अनुसार बिहार है, लेकिन जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर थी वो मेघालय की थी। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बिहार है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? बताइए, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1995, बी 2000, सी 1990, डी 2005। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शन जो सही है 27 का, वो ए है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1995। तो भारत में पहली बार 1995 में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न देशों में विभिन्न कारणों से प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए, मिसिंग वुमेन की संकल्पना यानी कि जो उच्च स्त्री मृत्यु दर थी, वो सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में एक संकल्पना प्रतिपादित की गई थी मिसिंग वुमेन, वो किसके द्वारा की गई थी यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आशीष बोस, बी अमर्त्य सेन, सी प्रवीण विसारिया, डी जे आर रेले। तो ये टॉपिक आपको देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इससे प्रश्न काफी कठिन बन सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न उनमें से एक है। अगर आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, इसको नहीं आता है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन पेपर में बैठने से पहले आप अपने दिमाग में ये हमेशा बैठा के रखिएगा कि 100 के 100 प्रश्न कठिन नहीं आएंगे, प्रश्न सिर्फ 10 ही कठिन आएंगे। आपको 70 से 80 के बीच में सही करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 28 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अमर्त्य सेन ने। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अमर सेन जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं, उनके द्वारा मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जीवन सारणी यानी कि लाइफ टेबल का निर्माण मदद से किया जाता है। तो बताना है आपको किसकी मदद से किया जाता है जीवन सारणी यानी कि लाइफ टेबल का निर्माण। तो ऑप्शन ए है आपका शिशु मृत्यु दर, बी है अपरिष्कृत मृत्यु दर, सी है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, या डी है आयु लिंक पिरामिड। तो बताइए 29 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जीवन सारणी यानी कि लाइफ टेबल का निर्माण किसकी मदद से किया जाता है? तो 29 का जो सी ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये पहला पार्ट है जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण का। इसका दूसरा पार्ट आपको कल करने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को भी काफी अच्छे से पढ़िएगा, इसके प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और कल के वीडियो को भी। क्लियर है आपको? तो वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है कहलाता है। बताइए, वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका जेनेटोलॉजी, या सोशल वर्क, या सोशल बायोलॉजी, या जीनियोलॉजी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी क्या कहलाती है? वह विज्ञान है जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आपका मृत्यु से जन्म की अधिकता, या बी ऑप्शन उत्प्रवासन से अप्रवास की अधिकता, या सी ऑप्शन बहिप्रवसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता, या ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मृत्यु से जन्म की अधिकता, या उत्प्रवासन से अप्रवास की अधिकता, या बहिप्रवसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मृत्यु से जन्म की अधिकता। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 31 का। तो जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य बिना बहिर्सवसन व आंतरिक प्रवसन को ध्यान में रखते हुए मृत्यु से जन्म की अधिकता। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका आज का
तो आपका 32वां प्रश्न है कि जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। बताइए क्या समझाते हैं? जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से क्या समझाते हैं? ऑप्शन ए है आपका दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, दूसरा ऑप्शन है दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकीय दर, या दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना, या ऑप्शन डी दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न है आपका जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना क्या दर्शाती है? जनसंख्या सूची स्तंभ दर्शाती है। क्लियर है आपको? इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत ही अधिक लाभ होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? देखिए कुछ प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं और वो हर चैप्टर में होंगे, लेकिन सदैव ध्यान रखिए कि 100 के 100 प्रश्न आपके कठिन नहीं आएंगे। मैक्सिमम 10 प्रश्न ही आपके कठिन आएंगे, बाकी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? ऑप्शन ए है आपका जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाविता, या ऑप्शन बी है आपका बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, या ऑप्शन सी है आपका उच्चतर प्रजनन दर, या ऑप्शन डी है आपका प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 33 का सी ऑप्शन आपका सही है, उच्चतर प्रजनन दर। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है आपका लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, या ऑप्शन बी दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता, या ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन, या ऑप्शन डी लिंग चयनित गर्भपात। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला का कार्यबल का प्रवर्जन भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण ठीक है, ठीक है, ये नहीं है। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 35 भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? बताइए बहुत ही आसान उत्तर होगा, कई बार आपने इस प्रश्न को देखा होगा और किया होगा। तो बताइए भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? ऑप्शन ए है आपका 1950, बी है 1952, सी है 1955 और डी है 1975। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35 का? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 35 का। तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1971 से 1981, बी है 2001 से 2011, सी ऑप्शन है आपका 1931 से 1941 और डी ऑप्शन है आपका 1901 से 1911। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1901 से 1911। क्लियर है आपको? तो वर्ष 1901 से 1911 में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? आपको सही ऑप्शन पहचानना है। प्रश्न है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका स्थिर जनसंख्या, बी निवारक रोध, सी है सकारात्मक रोध और डी है आपका अंगगणितीय वृद्धि। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? स्थिर जनसंख्या सम्मिलित नहीं है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो माल्थस के सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत में निम्न अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी है? एक तो पहली है आपकी अंगगणितीय वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में अंगगणितीय वृद्धि होती है, सकारात्मक नियंत्रण होता है और निरोधात्मक नियंत्रण भी होता है। तो ये तीन चीजें सम्मिलित हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? अगर आपने पिछला भाग किया है तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे रहे होंगे। बताइए, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए है आपका एडविन केनन, या ऑप्शन बी थॉमस डबलडे, या ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? बताइए जल्दी से। 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है एडविन केनन। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एडविन केनन संबद्ध है। तो एडविन केनर कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स तथा डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 39, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य क्या है? यह परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से कराई गई है। तो बताइए जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? मृत्यु दर में वृद्धि, या जन्म दर में वृद्धि, या जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप कॉमन सेंस से भी इस प्रश्न को कर रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट कब होता है, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आपका मृत्यु दर में वृद्धि, बी है जन्म दर में वृद्धि, सी है जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 39 का? तो 39 का केवल एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो सी है। क्लियर है आपको? यहां पर सी की जगह पर ऑप्शन ए और बी, ठीक है, नहीं हो सकता था क्योंकि यहां पर वृद्धि लिखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी अगर हो जाए तो इन परिस्थिति में क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है आपको? जब किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है तो वहां की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है, जो जनसंख्या विस्फोट को दर्शाती है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं और लगातार इनको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? बताइए, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम, या ऑप्शन बी निम्न जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, या ऑप्शन सी अधिक जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, या ऑप्शन डी स्थिर जन्म दर या और स्थिर मृत्यु दर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किसी नगर की स्थायी जनसंख्या, किसी देश की स्थायी जनसंख्या संरचना बनी रहे उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?
तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा। अगर स्थिर जनसंख्या चाहिए तो जितनी मृत्यु हो उतनी ही जन्म दर हो, तो दोनों बात बराबर हो जाएगी, अर्थात स्थिर जन्म दर हो और स्थिर मृत्यु दर हो, दोनों चीजें बराबर हो। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन पहचानना है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका व्यवसायिक शिक्षा, बी है शिक्षा का अभाव, सी है विवाह की निम्न आयु और ऑप्शन डी है आपका गरीबी। तो बताना है आपको जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है। तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? व्यवसायिक शिक्षा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है। क्लियर है आपको? ये जनसंख्या को रोकने का कारण है। क्लियर है आपको? तो जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षा का अभाव, समाज में बढ़ती गरीबी, विवाह की निम्न आयु, बाल विवाह का होना, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति। क्लियर है आपको? तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? ऑप्शन ए है आपका बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मणिपुर और डी है आपका मेघालय। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये कल मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा कहां पर हुई है वृद्धि दर, बताइए। तो डी ऑप्शन आपका सही है, मेघालय में हुई थी। क्लियर है आपको? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। क्लियर है आपको? तो 10 की 2011 वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? मेघालय की 27.95 हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और 26.03 होगी उसकी, और बिहार आपका तीसरे नंबर पर है 25.44% है और उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर है 20.23% है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और लगातार पढ़ाई करते रहना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बताइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? अभी अभी आपको कराया गया है, तो उम्मीद करता हूं आपने वो प्रश्न ध्यान से देखा होगा और इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपका 27.95%, बी है आपका 25.42%, सी है आपका 20.23% और डी है आपका 17.64%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 43 का? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 20.23%। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गौतम बुद्ध नगर, डी सिद्धार्थनगर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.43%, श्रावस्ती 30.5%, बहराइच 29.3%। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और बहराइच। अगला प्रश्न है आपका 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम थी? आपको प्रश्न पहचानना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम थी। तो ये ऑप्शन बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि कभी औद्योगिक नगर रहा उसकी दशकीय वृद्धि दर इतनी कम कैसे हो सकती है। ऑप्शन
ए है आपका हमीरपुर, बी है बागपत, सी है लखनऊ और डी है कानपुर नगर। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। 2001 से 2011 के बीच में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कानपुर नगर था। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9% और फतेहपुर 14.1%, देवरिया 14.2%। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से पढ़ते रहना है। तो न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, नीचे से ऊपर के क्रम में। तो सबसे कम कानपुर नगर, उससे ज्यादा हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर, फिर देवरिया। आप कानपुर और हमीरपुर दो याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में से कौन सा कारण है? बताइए। भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन ए है आपका निम्न जीवन स्तर, बी है बेरोजगारी, सी है जनसंख्या में असाधारण वृद्धि और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के क्या कारण है? बताइए। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है 48, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका आजमगढ़, बी है जौनपुर, सी है बलरामपुर और डी है आपका श्रावस्ती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? देखिए, इन प्रश्नों को एक बार जरूर रिवाइज किया करिए। प्रश्न कुछ इसी तरीके के आएंगे आपकी परीक्षा में। आपका सिलेबस नया है, आपका परीक्षा पैटर्न बिल्कुल नया होगा। किस तरह के प्रश्न आएंगे अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि इसी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपके सिलेबस से। तो इन प्रश्नों को अवश्य देखते रहिए और थ्योरी को जरूर मजबूत करिए। अपना थ्योरी वाला जो सेक्शन है आपको उसे बहुत मजबूत करके जाइए, ताकि कोई भी प्रश्न हो आए आपको, आप उसे कर सकें। अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने प्रति जागेगा, उतना ही ज्यादा आपको मजा पढ़ाई करने में आएगा, तैयारी करने में आएगा। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? ए ऑप्शन आजमगढ़, बी जौनपुर, सी बलरामपुर, डी श्रावस्ती। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जौनपुर का। क्लियर है आपको? जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, जो 1024 है। उसके बाद आजमगढ़ है जिसका 1019 है, फिर बलरामपुर है जिसका 923 है, फिर श्रावस्ती है जिसका 881 है। आप जौनपुर और आजमगढ़ का याद रखेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 972 है या 912 है? बताइए कितना है? 912 है, ठीक है। ये 972 नहीं होगा, यहाँ पर 912 होगा। इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ एडिट करके आपको दे दूंगा, लेकिन आप अभी अगर नोट कर रहे हैं तो इसको 912 कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 911 है। 912 है, सॉरी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 912 है। क्लियर है आपको? और जो लिंगानुपात की दृष्टि से ये देशों के राज्यों में 26वें स्थान पर है। क्लियर है आपको? तो आपको सिर्फ लिंगानुपात याद रखना है, कौन से स्थान पर है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न शायद ही आपकी परीक्षा में पूछा जाए, बहुत कम संभावना है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ए 940, बी 943, सी 933 और डी 945। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है?
49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 49 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है पश्चिम बंगाल। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 50 का? तो 50 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, बिहार। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829, महाराष्ट्र 365। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी उपर्युक्त सभी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 51 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो जनसंख्या है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जनगणना अलग चीज है और जनसंख्या अलग चीज है। तो जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? बताइए। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड रिपन। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। क्लियर है आपको? तो ब्रिटिश भारत की पहली नियमित जनगणना वर्ष 1887 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई, जबकि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका आईने अकबरी, बी है तबकात ए नासिरी, सी है आपका मुद्रा राक्षस और डी है आपका कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका आईने अकबरी, बी है तबकात ए नासिरी, सी है मुद्रा राक्षस और डी है आपका कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए 53 का। तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? आईने अकबरी में मिलता है। तो जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में दिया गया है या किया गया है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? और ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का ठीक उल्टा होती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ऐसा है? बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है। पुरुष जनसंख्या 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। अगर नगर है तो ऐसा मुमकिन होगा, तभी तो नगर है। तो बी ऑप्शन भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर हो, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो क्या है? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो एक नगरीय समाज को परिभाषित करने में निम्न कारकों का होना जरूरी है। कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, वहां की
75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और वहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर हो। क्लियर है आप हो? तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के प्रश्न मिलेंगे हमारे चैनल पर और आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत होने वाली है। अगर आपने मुख्य सेवक भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपका 101% फायदा होगा। क्लियर है आपको? डेली एक एक टॉपिक का रिवीजन करिए, उसको तैयार करिए, वो किताब से करें या अपने नोट से करें या मेरा वीडियो देखकर करें, पर पढ़ें जरूर। क्लियर है आपको? तो अगला जो आपका प्रश्न है वह है कि वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए। वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए। अनियमित विकास या सतत विकास या जनसंख्या विस्फोट या जननांकीय संक्रमण। तो कई बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस शब्द का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में जब भी वो विदेशी धरती पर भाषण देने जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 55 का? तो 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंग्लिश शब्द मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, सतत विकास होता है। ठीक है आपको। अगला प्रश्न है आपका 56, विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। विकसित रूप से आधुनिक जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, थॉमस माल्थस या सैडलर या फ्रैंक नोटेस्टीन या डी कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, फ्रैंक नोटेस्टीन। क्लियर है आपको? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 57 कि वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष में तैयार की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1976। लेकिन आपका प्रश्न अभी है कि वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर एम स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है डॉक्टर करण सिंह और डी है आपका कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 57 में? तो 57 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, डॉक्टर करण सिंह। क्लियर है आपको? तो डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई 1976 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2.5%, एक दूसरा ऑप्शन है 1.5%, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.0% और चौथा ऑप्शन है आपका 1.08%। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 58 का? तो 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? 2.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार के जाइएगा, आपको अपनी परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकीय रूपांतरण कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं या जननांकीय संक्रमण कहते हैं या जननांकीय गत्यात्मकता कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि के घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 59 का सी ऑप्शन आपका सही है, जननांकीय संक्रमण कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जननांकीय लाभांश के लिए के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे जननांकीय लाभांश क्या होता है, वो मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा। बताइए। ऑप्शन ए है शिशु मृत्यु दर में कमी, बी है उच्च शिक्षा का निजीकरण, सी ऑप्शन है कुशलता विकास का प्रोत्साहन, डी है कोई नहीं। तो 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 60 का सी ऑप्शन आपका सही है, कुशलता विकास का प्रोत्साहन यानी कि स्किल डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? जो पीएम मोदी आपका बार बार स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो वही है कि जो जननांकीय लाभांश है ये कैसी आयु होती है, ये आपको अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, बताइए ऐसा क्यों है? यहां 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या यहां 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या यहां 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या डी कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, बताइए क्यों है? तो 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी। क्लियर है आपको? यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। क्लियर है आपको? तो भारत की गिनती जननांकीय लाभांश के रूप में की जाती है क्योंकि यहां की 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1981 में, बी है आपका वर्ष 2001 में, सी है आपका वर्ष 1971 में, और डी है आपका वर्ष 2011 में। तो एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, वर्ष 2011 में। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना वर्ष 2011 में कराई गई। इससे संबंधित आंकड़े 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नगरीकरण से क्या होता है? बताइए। जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का अधिक होना, या जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी, या जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में वृद्धि, या कोई नहीं। बताइए भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है, यह आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जन्म दर में कमी इसलिए आई है क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है, लोगों पास काम बढ़ गया है और समय कम बचा है। और मृत्यु दर में कमी इसलिए आई है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? शिक्षा को बढ़ावा देकर, समाज में जागरूकता फैलाकर, या गरीबी को कम कर, या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 64 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। शिक्षा को बढ़ावा देना, इससे जनसंख्या नियंत्रित होगी, और समाज में जागरूकता फैलाकर भी जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। गरीबी को कम करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए निम्न प्रयास करने होंगे। पहला तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, दूसरा समाज में जन जागरूकता फैलाई नहीं होगी, ठीक है, और तीसरा है समाज में गरीबी कम करनी होगी, ठीक है, और चौथा है आपका सरकार की योजनाओं के माध्यम से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताइए। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए है आपका मुरादाबाद,
बी है आजमगढ़, सी है लखनऊ, डी है प्रयागराज। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, प्रयागराज है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? नंबर 1 पे प्रयागराज आता है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर आपका आजमगढ़ आता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा मॉक टेस्ट। तो जो आज का आपका प्रश्न था, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, उसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए था आपका शरीर की वृद्धि तथा विकास, ऑप्शन बी है आपका ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी है आपका अस्थि निर्माण करना, ऑप्शन डी है आपका हृदय गति सामान्य रखना। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रोटीन तब ऊर्जा भी का कार्य करता है, ऊर्जा में भी योगदान देता है जब कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं होते हैं शरीर में, लेकिन शरीर की वृद्धि तथा विकास इसका मुख्य कार्य है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि तथा विकास। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि के एमसीक्यू का महा रिवीजन। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी और आपने एक एक प्रश्न बहुत ही ईमानदारी के साथ किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए और क्या आपको ये क्लास पढ़कर मजा आया। जितनी ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करते रहिए, अपने आप पर भरोसा बनाकर रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा बनाकर रखिए और जितनी मेहनत हो सके वो करते रहिए। 24 सितंबर को आपका एग्जाम है और जिसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अभी आपको क्या करना है, एक अच्छी तैयारी करनी है, सभी टॉपिक्स का रिवीजन करना है और जितना ज़्यादा हो सके अपने सिलेबस को समझिए, उसको पढ़िए और ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़िए। दिन में बस एक ही मॉक टेस्ट करिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका पूरी जानकारी आपको अभी बता दी जाएगी और स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं, जिस पर रक्षाबंधन ऑफर भी चल रहा है, जो आपको मात्र 244 रुपए में मिल जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छी तैयारी करते रहिए। आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की हृदय से शुभकामनाएं। मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर 550 रुपये वाला पीडीएफ बैच। अब आपको सिर्फ 244 रुपये में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।